Everest Base Camp is beautiful trek, और it is one of the most difficult track. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांचक रोमांच। तो बहुत टाइम से मेरी बकेट लिस्ट में था कि मुझे एक बार एवरेस्ट बेस कैंप ज़रूर जाना है, और मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था उस चीज़ के लिए। फ़िज़िकली अपने आप को थोड़ा बहुत ट्रेन कर रहा था। मैं पूरा ट्रेन नहीं कर पाया क्योंकि बीच में मेरा यूरोप का ट्रिप था और उससे पहले मैं शूट कर रहा था, तो इसीलिए उतना टाइम नहीं दे पाया। लेकिन जितना दे पाया मैंने अपने आप को पूरी कोशिश की। और एवरेस्ट बेस कैंप is beautiful trek, और it is one of the most difficult track. मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल स्ट्रेंथ तो ज़रूरी है ही, साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो इस व्लॉग में हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एवरेस्ट बेस कैंप कहाँ से कहाँ तक जाया जा सकता है, कैसे जाया जा सकता है, और पूरी जर्नी को आपको इस व्लॉग के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप जाने की। तो एवरेस्ट बेस कैंप मुझे जो पहले लगता था कि वो एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट होगा ये मुझे जाने के बाद पता चला। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो स्टार्ट हो जाता है, जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट हो जाता है जब आप काठमांडू पहुंच जाते हैं। और उसके बाद लुकला की फ़्लाइट कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज वेदर कंडीशंस की वजह से बहुत बार 2-3 दिन तक फ्लाइट्स नहीं उड़ती हैं, और आपके पास दूसरा ऑप्शन रह जाता है हेलीकॉप्टर। जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर चलते हैं, बट उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बेटर है कि आप 3-4 दिन बफर लेके चलें, ताकि अगर आपको वेट करना पड़े लुकला की फ़्लाइट के लिए तो आप कर सकें। और लुकला की फ़्लाइट काठमांडू से जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। अगर आप पहले से बुक कर लेते हैं और आप लकी हैं तो आपको मिल जाती है, अदरवाइज आपको रामेचाप जाना पड़ेगा, और रामेचाप से आपको लुकला के लिए फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी। काठमांडू से रामेचाप 4 से 5 घंटे की ड्राइव है, अगर सड़क सही है तो। और अगर सड़क खराब है या कोई भी ऐसा इश्यू है जो हमारे साथ हुआ था, तो वापस आते हुए हमें 11 घंटे लगे थे रामेचाप से काठमांडू पहुंचने के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इस ट्रैक में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंश्योरेंस ज़रूर लें। वो पैसा जो भी आप इंश्योरेंस में खर्च करेंगे उसको आप मत देखिए, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो एक सिक्योरिटी होती है आपके पास, एक सेफ्टी होती है आपके पास, कि अगर गॉड फॉरबिडन कोई भी चीज़ हो या कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपको वापस आना पड़े, तो आपको सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी हेलीकॉप्टर लेकर वापस काठमांडू आ सकते हैं ईजिली। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वही चीज़ आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की पड़ सकती है। तो आप जिस भी ट्रैवल कंपनी के थ्रू ईबीसी ट्रैक करने जा रहे हैं, तो आप उनसे इंश्योरेंस के बारे में राय ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी गूगल में सर्च करके वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट प्लीज़ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा। वो जो भी 10-15 हज़ार रुपये इंश्योरेंस का है, आपको नहीं पता वो आपके कब काम आ जाए और आपके कितने सारे पैसे बचा दें। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको टी हाउसेस की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, आपका इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही बुक करके रखनी होंगी। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही जाएं। ट्रैवल एजेंसी जो ये ईबीसी के टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप उन लोगों के थ्रू जाएं, बिकॉज आपको गाइड मिल जाएंगे, आपको पोर्टर मिल जाएंगे, आपको जो टी हाउसेस हैं वो आपके पहले से बुक हो जाएंगे, और एक ईज़ रहता है आपको एक स्ट्रेस नहीं रहता कि हाँ मुझे यहाँ पर ये बुक करना था या मैं भूल गया या ये चीज़ें हैं। तो वो वहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। आपको बस अपने ट्रैक पर अपनी हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और वो लोग बैठे होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि अब आप ऐसे कीजिए, या अब आप ये मेडिटेशन लीजिए या नहीं लीजिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं। तो हमारी जर्नी में हमारे साथ क्या हुआ था कि जब हम काठमांडू पहुँचे थे, उससे 3-4 दिन पहले
बहुत बारिश हो रही थी काठमांडू में और एक्चुअली नेपाल में, तो बहुत फ्लड आया हुआ था। उस कारण से जो काठमांडू से रामेछाप तक का जो रास्ता था, वो रास्ते पर कोई ब्रिज टूट गया और रामेछाप एयरपोर्ट कंप्लीटली बंद हो गया था, बिकॉज कोई भी काठमांडू से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। लकीली जिस दिन हम पहुँचे उसके नेक्स्ट उसी दिन से बरसात रुक गई थी, क्योंकि 4 दिन से कोई ट्रैवल नहीं कर पाया था ईबीसी के लिए, लुकला नहीं पहुँच पाया था। तो पहले उन लोगों को भेजा गया और सारी की सारी फ्लाइट्स या हेलीकॉप्टर्स वो सारे के सारे काठमांडू से ही गए और 3 दिन के बाद हमारा चांस आया और फिर हमने लुकला की फ़्लाइट ली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस वक्त सुबह के 4:45 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं सारे अपना अपना सामान लेकर। और एक चीज़ और है कि सामान 15 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए लुकला की फ़्लाइट में। तो आपका जो ये बैगेज है और जो आपका चेक इन बैग है जो आपका पोर्टर लेके जाएगा वो 15 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। Are you guys ready and excited? We'll wait until we get there. तो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं फाइनली और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं भयंकर रश है एयरपोर्ट पर। और अभी चेक इन होने में ही हमको बोला गया है कि कम से कम नहीं तो 45 मिनट लगेंगे, तो आप कहीं पर भी 45 मिनट बैठ सकते हैं। कहाँ बैठे, पूरा एकदम फुल है। सो दिस इज़ हाउ वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो अब सिचुएशन ये हुई है कि 3 दिन काठमांडू में रुकने के बाद हमें डायरेक्ट लुकला की फ़्लाइट नहीं मिली। तो अभी हम पहले जा रहे हैं जनकपुर और जनकपुर से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है लुकला के लिए। और यहाँ से लुकला की फ़्लाइट आधा घंटा 35 मिनट की है, बट अभी हमें पहले जनकपुर जाना पड़ेगा जो कि आधा पौने घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद वहाँ से हमको लुकला की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी जो अगेन आधे घंटे की फ़्लाइट है। फाइनली वी आर गेटिंग इनसाइड द प्लेन। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 12. So Phil, are you excited? Yeah. तो फाइनली अब हम जनकपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारी लुकला की फ़्लाइट कितने बजे है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर भी सब वेटिंग ही है। तो ये जनकपुर एयरपोर्ट का चेक इन एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ भी लुकला की अभी एक फ़्लाइट जानी है और वो लुकला की फ़्लाइट के लिए बहुत मारामारी है। तो अभी जनकपुर एयरपोर्ट पर हमारा चेक इन हो गया और सिक्योरिटी चेक भी हो गया और अब हम फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से और 15-20 मिनट में है। और कहते हैं कि लुकला इज़ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो फ़िलहाल अभी हम लोग लुकला के लिए फ़्लाइट लेने वाले हैं एंड लेट्स डू दिस। तो ये हमारा बोर्डिंग पास है लुकला के लिए। फाइनली अब टाइम आ गया है लुकला की फ़्लाइट लेने का। 3 दिन के इंतज़ार के बाद अब हम लोग लुकला की फ़्लाइट में चढ़ रहे हैं। तो अभी इसमें फ्यूल रिफ़िल हुआ है। Have a nice flight, everyone. थैंक यू। Please come in. हाय, नमस्ते। Please mind your head. सो फाइनली फ़्लाइट में बैठ गए। 3 दिन काठमांडू में इंतज़ार करने के बाद जितना एक्साइटमेंट ईबीसी में ट्रैक करने का था उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट अब लुकला की फ़्लाइट लेने का है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। तो हम अभी बस लुकला एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। फिर हम लोग फाइनली लुकला पहुंचे। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज लुकला एयरपोर्ट इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट, जो एकदम पहाड़ों के बीच में है और वहाँ पर फ्लाइट लैंड करना और वहाँ से टेक ऑफ करना वो अपने आप में एक टास्क है और बहुत ही एफिशिएंट पायलट्स हैं जो रोज़ पता नहीं कितनी फ़्लाइटें वहाँ पर उड़ाते हैं। तो हेड्स ऑफ टू देम। और ये बैगेज क्लेम है बिना बेल्ट के। ये इतना सा कमरा है और यहाँ पर ये बैगेज आ रहा है
और हमको अपना अपना सेलेक्ट करके ले लेना है। सो हम अभी लुकला पहुंचे हैं और हमारा स्वागत जिंजर लेमन टी से किया गया, एकदम गरम गरम, बहुत अमेजिंग है। ये लुकला एयरपोर्ट के साथ एकदम ये छोटा सा गेस्ट हाउस है। लुकला पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच किया, और लंच के बाद हम लोगों ने वहां से स्टार्ट किया हमारा पहला दिन का ट्रैक फक दिन के लिए। We are on the way to Everest Base Camp. Let's go. तो हम लुकला से पाकदिन के लिए निकल चुके हैं और अभी तो ढलान ही है, अब कितना दूर तक है वो देखना पड़ेगा। तो आपको जगह जगह पर ऐसे कैफेज मिल जाएंगे। तो अभी तो ट्रैक सिर्फ स्टार्ट हुआ है एंड इट्स ब्यूटीफुल, बिलीव मी। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। Liking it? Yeah, Matthew? Beautiful. ये कौन सी नदी है? Thadakosi बोलता है। कौन क्या बोलता है? Thadakosi River. थाड़ाकोसी रिवर। Thadakosi River. Now it's cloudy already. Otherwise, we see the big mountain here. या Kusum Kangaru Mountain. Height of 6,300 meters. ओके ये नदी उधर से आ रहा है, इसलिए बहुत क्लीन सा है। अच्छा है ना? या तो हमें 2 घंटा हो गया है चलते हुए और अभी एकदम चढ़ाई आ गई है, आप देख सकते हैं। पर बहुत खूबसूरत व्यू है और मज़ा भी आ रहा है। तो ये ऊपर एक छोटा सा मंदिर है बुद्ध भगवान का, वहाँ भी ये तो एक मंदिर दिख रहा है। ये एक स्तूपा है ऊपर, इतना प्यारा सा। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये शायद लोकल्स के लिए है। तो लोकल्स ने अपने लिए बनाया हुआ है इस नदी को पार करने के लिए। किस तरह से हमारे शेरपा सामान लेके पूरा ABC तक जाते हैं हमारे साथ साथ। हैट्स ऑफ टू देम यार। तो ऑलमोस्ट हम अपने पहले बेस में पहुंच गए हैं पाकदिन। तो अभी जहां हम रुकेंगे आज, जिस टी हाउस में रुकेंगे, वहां नहीं पहुंचे, लेकिन बेस तक पहुंच गए। तो 12 दिन के इस पूरे ट्रैक में ये पहला बेस है पाकदिन, और यहाँ पर बहुत सारे टी हाउसेस हैं क्योंकि ये फर्स्ट बेस है और जो भी टूर लेते हैं वो यहाँ पर पहले दिन आके रुकते हैं। लुकला से 3 घंटे का वॉक है। इस जीवन हमारे शेरपा, यस, बाय बाय। बहुत ही खूबसूरत व्यू है और उस व्यू के साथ साथ आप बस चलते रहिए। सो फाइनली हम अपने पहले बेस के टी हाउस में पहुंच गए हैं 3.5 घंटे की अच्छी खासी वॉक के बाद। आज का स्टे होम फॉर अ नाइट।
फक दिन में पहले ही हमारा टी हाउस बुक था और बहुत ही क्यूट सा टी हाउस था जिसमें 2 बेड होते हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम था। तो वहाँ पर हम लोगों को वाईफाई ख़रीदना पड़ा, जो हम लोगों ने 300 रुपये देकर ख़रीदा। मैंने लिया था 300 रुपये देकर, और वो रात के लिए था। और उसमें एक चीज़ और थी कि वाईफाई कमरे में नहीं चलता, तो जो उनका रिसेप्शन एरिया था, जो डाइनिंग एरिया था, सिर्फ वहीं पे वाईफाई चलता था। हमारे ग्रुप ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया अच्छा, और मस्ती मजाक किया। तो नेक्स्ट डे हमारा ट्रैक था फक दिन से नामचे बाज़ार। एंड आई टेल यू गाइज, डे 2 इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। गुड मॉर्निंग। तो अब 6:30 हो चुके हैं और हमारे निकलने का टाइम हो गया है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद आज के ट्रैक के लिए निकल जाएंगे, जो कि आज बहुत लंबा है। 9 घंटे का ट्रैक है, 8 से 9 घंटे का। तो डे 2 हैज़ जस्ट स्टार्टेड और हमने अपना ट्रैक अभी शुरू कर दिया है। अभी हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं और 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए। नामचे बाज़ार पहुंचने में अभी हमको 6 घंटे कम से कम लगेंगे। तो चलिए इसी तरह चलते रहते हैं। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं साबरमती नेशनल पार्क। तो चलते चलते अब हम एक कैफ़े में पहुंचे हैं, जहां पर हम अब लंच करेंगे और लंच के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम पहाड़ के बहुत ऊपर पहुंच गए एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो अभी बस हम लोग नामचे बाज़ार पहुंचने वाले हैं और पगडिंग से नामचे बाज़ार तक का ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियां हैं खड़ी, हालत ख़राब हो गई। Sound right, boy. तो ये है नामचे बाज़ार, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3500 मीटर की ऊंचाई पे है। नामचे बाज़ार पहुंचते पहुंचते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे ट्रैक लीडर मुझे बोल रहे थे कि रोमांच आजा आजा आजा, और मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे एक कदम आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। एक कदम मैं पूरा सरेंडर हो चुका था कि भाई क्या हो गया। और ऐसी सिचुएशंस होती हैं क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं और जब आप पहुंचते हैं आपकी हिम्मत भी टूटती है, बट वही एक पॉइंट होता है जहां पर आपको हार नहीं माननी है। और इस ट्रैक में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, बट आपको चलते रहना है। सो ये है हमारा आज का टी हाउस। थोड़ा सा मैस बना हुआ है क्योंकि आज का जो ट्रैक था वो मतलब मैं बता नहीं सकता। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा नामचे बाज़ार पहुंच के। वहाँ भी आप लोगों को हॉट शावर मिलता है, ट्विन बेड रूम मिलता है, और वाईफाई फ्री मिल सकता है आपको। कई जगह पर वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन कई जगह पर आप लोगों को फ्री मिल सकता है। हम लोगों को फ्री था। और नेक्स्ट डे हम लोग नामचे बाज़ार में स्टे करते हैं ताकि हम उस ऑल्टीट्यूड से एक्लिमेटाइज हो सकें। गुड
मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 3 ट्रैक शुरू हो चुका है और हम नामचे बाज़ार से जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट व्यू, जो कि यहाँ से कम 500 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये टोटल 4 घंटे का ट्रैक रहेगा। हम उस ऑल्टीट्यूड में इसलिए जा रहे हैं ताकि हम एक्मेटाइज हो सकें उस ऑल्टीट्यूड से। तो हाइक करके अभी हम पहुंचे हैं छंगबुचे। यहाँ पर सब लोग आके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि इसके बाद और 1 घंटे की हाइक है। सो इट्स वेरी क्लाउडी और आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ के जा रहे हैं लोग। तो फाइनली हम लोग एवरेस्ट व्यू होटल पहुंच गए हैं। 3880 मीटर्स पे है ये। व्यू तो ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सब जगह पूरा क्लाउडी है, फिर भी ऊपर चलते हैं। ऊपर आना ज़रूरी था, एक्लिमेटाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी था इस एल्टीट्यूड पे आना। तो अगर ये फॉग जो आप देख रहे हैं ये अगर हट जाता है तो यहाँ से सीधा माउंट एवरेस्ट का व्यू है। So this is a souvenir shop. So it's time to go from Everest view. और ठंड ज़्यादा हो गई है, बादल भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो नीचे चलते हैं। जाते हुए शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स गो। तो फाइनली हम नामचे बाज़ार पहुंच गए हैं वापस आज का ट्रैक पूरा करके। और यहाँ एक खूबसूरत से कैफ़े में रुके हैं खाना खाने के लिए, और हमारा होटल पास ही है नीचे। तो यहाँ पर खाना खाएंगे और उसके बाद हम अपने होटल चले जाएंगे और फिर हम फ्री हैं। अगर हमें कुछ शॉपिंग करनी है या घूमना है तो वी कैन डू दैट। तो एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, तब तक मैंने अपना डायमॉक्स का कोर्स शुरू नहीं किया था क्योंकि मैं पहाड़ में बहुत रहा हूँ और मुझे था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। लेकिन फिर सब ने बोला कि आप कोर्स कर लो, आधी गोली लेनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन हम लोगों को निकलना था नामचे बाज़ार से तिंगबोचे, तो उस दिन मैंने रात को सबके कहने पर डायमॉक्स का कोर्स स्टार्ट किया था। और मुझे जो लगा कि वो उसका साइड इफ़ेक्ट है, मेरा एपेटाइट बिल्कुल मर गया था, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। खाना देख के मुझे कुछ होने लगा था कि यार मुझे नहीं खाना है, मुझे अजीब सा हो रहा है वो स्मेल खाने की। और क्योंकि अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो जब तक आप उस ऑल्टीट्यूड तक वापस नहीं आ जाते, या जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ तक वापस नहीं आ जाते, तो आइडली छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे वो कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन ये मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से, या ये भी हो सकता है कि वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो, जो कि बहुत होता है और सब लोग बोल रहे थे बहुत नॉर्मल है ये सिम्टम। तो अब वो मुझे आइडिया नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक मैंने वो टैबलेट नहीं स्टार्ट की थी आई वॉज परफेक्टली फाइन, बट वो टैबलेट स्टार्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो सिम्टम आया। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मुझे लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो नामचे बाज़ार जो कि 3440 मीटर्स की हाइट पर है, हम लोग 4th डे नामचे बाज़ार से निकल गए थे तिंगबोचे। तो आज डे 4 का हाइक हमने स्टार्ट कर लिया है और बहुत ही सनी डे है आज। लेट्स गो। तो ये आप हल्का सा माउंट एवरेस्ट का सिर्फ एक ऊपर का वो देख सकते हैं पीक, जहाँ सबमिट होता है। तो आज हमारा 6 से 7 घंटे का हाइक है, डिपेंड करता है हमारी स्पीड पे। और आज का डेस्टिनेशन होगा तिंगबोचे। तो अभी हमारा टी ब्रेक है और हम यहाँ पर एक खूबसूरत से कैफ़े में बैठे हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ये है तेंग बुचे, जहाँ पर अभी हमें पहुँचना है। और ये ट्रेल आप देख सकते हैं। नमस्ते। इंस्पिरेशन सर। तो फाइनली हम तेंग बोचे पहुंच गए हैं और यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी मोनेस्ट्री है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और कहते हैं कि अगर आप EBC जा रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर इस मोनेस्ट्री में प्रे कर तभी आप आगे जाते हैं, इसीलिए मोस्टली बहुत सारे लोग यहाँ पर रुकते हैं। स्पेशली हम भी अभी रुके हैं, थोड़ी देर जाएंगे, प्रे करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने टी हाउस में चले जाएंगे। तो अभी हम ही आए हैं मोनेस्ट्री में, यहाँ पर टिकट ले रहे हैं हमारे संतोष जी जो हमारे गाइड हैं। बहुत ही कड़क ठंड है, अमेजिंग ठंड है और मज़ा आ रहा है। विंड इज़ हियर। चल चल के ना आदी हो गए हैं ऊपर चढ़ चढ़ के। तेंग बोचे में ये हमारे टी हाउस का रूम है और इस रूम में कोई प्लग पॉइंट नहीं है, तो हम कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। हम अपनी बैटरी बचानी है, पावर बैंक चार्ज रखने हैं और कोई बाथरूम भी नहीं है। शेयर्ड बाथरूम है जो आप यूज़ कर सकते हैं बस। बट इतना है कि ठीक है, रूम है तो रात को सो पाएंगे आराम से। नामचे बाज़ार के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रूम मिलता है, जिसमें आप ट्विन शेयरिंग भी ले सकते हैं, सोलो भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वहाँ पर आपको हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी, इधर वो पावर पॉइंट्स हों, आपको कोई भी चीज़ चार्ज करनी है तो वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, आपको वाईफाई चाहिए तो वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, आपको हॉट शावर चाहिए तो वो भी आपको ख़रीदना पड़ेगा। आपको सिर्फ वो बेड को छोड़ के सब चीज़ खरीदनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड में जाते जाएंगे हर चीज़ के प्राइस बढ़ते जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा डे 5 का ट्रैक स्टार्ट हो गया है और हम तेंग बुचे से दिंग बुचे जा रहे हैं, जो कि 7 घंटे का ट्रैक है। पहाड़ों के बीच में एकदम ये सपाट मैदान है। सपाट नहीं है, ऊपर नीचे है, बट अभी हम थोड़ा नीचे उतरे हैं, अब वापस से हमें ऊपर चढ़ना है इसके बाद।
25-30 किलो ऐसे ही उठा के चलते रहते हैं ताकि हम लोग सिर्फ अपना एक छोटा सा बैग उठा के जा सकें। दिस व्यू इज़ आउटस्टैंडिंग। मन कर रहा है आप बैठ जाओ तसल्ली से और इस आवाज़ को और इस साउंड को फील करो और बस। एक और रेस्टिंग पॉइंट जहाँ पर आके रुके। How are you, Matthew? Perfect. Feeling very good. Great. तो अभी हम लोग बस डिम्बोचे पहुंचने वाले हैं। 6.5-7 घंटे हो गए और मेरे ख्याल से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये नदी हमारे साथ साथ चल रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये है डिंगबोचे। फाइनली हम अपने टी हाउस में पहुंच गए। ये कैफ़े एरिया है। यहाँ भी वाईफाई है लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 1500 नेपाली रुपए। और चार्जिंग पॉइंट कमरे में नहीं है, आपको अलग से यहाँ पर आके चार्ज करना होगा, उसका भी अलग चार्ज होगा। आज 5वां दिन ख़त्म हुआ है। इतने थक गए हैं कि बता नहीं सकता। अभी एक एल्टीट्यूड में पहुँचे हैं 4400 मीटर पर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर बहुत थकान आ गई। डिंगबोचे जो कि 4410 मीटर की हाइट पर है, हम लोगों ने वहाँ पर स्टे किया टी हाउस में और वहाँ पर एक दिन और हम लोगों ने स्टे किया ताकि हम उस ऑल्टीट्यूड के साथ एक्लिमेटाइज हो सकें। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग 2 या 3 घंटे की हाइक करके गए और फिर वहाँ से वापस आए और हम लोगों ने एक दिन उसी ऑल्टीट्यूड में गुजारा क्योंकि एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों को AMS हो जाता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि आप लोगों के यहाँ पीछे दर्द हो सकता है, आप लोगों के सर में दर्द हो सकता है, आप लोगों को भूख नहीं लगेगी, जो मेरे साथ हुआ था। अब वो चाहे डायमॉक्स की वजह से हुआ चाहे इसकी वजह से हुआ, लेकिन मेरे साथ वो हुआ था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। Thank you so much. Wonderful place. Yeah, it's beautiful. तो हमें वो वहाँ तक जाना है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कुछ, लेकिन यहाँ तक। तो हम लोग वहाँ नीचे थे और अभी हम यहाँ आ गए हैं। अगर इजी होता तो एवरेस्ट बेस कैंप नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक। नीचे देखते रहो, हल्के हल्के छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो और बढ़ते रहो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। डिनर टाइम है और सबको ये गरम गरम टावल दिए जा रहे हैं और ये गरम टावल सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए गरम रहता है। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 7 स्टार्ट हो गया और हम जा रहे हैं डिंगबोचे से लबूचे, जो कि 4980 मीटर पे है। और आज की हाइक थोड़ा टफ भी है क्योंकि हम 5000 मीटर्स टच करेंगे। एल्टीट्यूड सिकनेस वहाँ जाके काफ़ी लोगों को होता है, बट लेट्स सी, आई एम श्योर कि सब ठीक होगा। चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में ये 360 डिग्री बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है और अभी बस थोड़ी देर के लिए रुके हैं पानी पीने के लिए। हल्के हल्के चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पर नदी में इसके बीच में ये ब्रिज है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ऊपर जाके हम लोग लंच के लिए रुकेंगे और लंच करने के बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम पहुंच गए हमारे लंच के लिए। तो फाइनली
अब हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से आइस के पैचेस मिलने शुरू हो गए हैं, तो होपफुली यहाँ से आगे तक हमको स्नो मिलेगी। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये मेमोरियल्स हैं उन लोगों के जो सबमिट करने आए थे और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। It is a very emotional place. So he is our team leader संतोष, जो हमारे साथ हैं और जिन्होंने बहुत ही हेल्प किया हमें यहाँ तक पहुँचाने में, और EBC तक भी ये लेकर जाएंगे और वापसी भी हमें अच्छे से ये लेकर आएंगे। तो हम लोग लबूचे पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत रास्ता हो गया है। स्नो 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 जो हम नीचे से देख रहे थे पहाड़ में स्नो, वहीं अब हम स्नो के बीच में से चल रहे हैं और इस खूबसूरत से व्यू को आंखों में कैद करके बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम लोग लबूचे पहुंच गए हैं। ये टी हाउसेस बने हैं लोगों के रहने के लिए। कितना मस्त तरीका है चाय बनाने का। तो ये हमारा रूम है लबूचे में, बहुत ही बेसिक सा रूम है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस की पावर पॉइंट यहाँ भी नहीं है और वाईफाई तो है ही नहीं। आपको लेना है तो आप ख़रीद सकते हैं। तो लबूचे पहुंचने के बाद अब हम एक छोटी सी हाइक पर निकले हैं 1 घंटे की। थोड़ा हाइट पर जा रहे हैं ताकि हम इस एल्टीट्यूड से वाकिफ़ हो सकें, उसके हैबिचुअल हो सकें और एक्मेटाइज हो सकें। सो फाइनली हम ऊपर यहाँ टॉप व्यू में पहुँचे और द व्यू इज़ मेस्मराइजिंग। और यहाँ से बेस कैंप दिखता है, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये बेस कैंप है, ये पूरा। बी वेरी केयरफुल गाइज, वेरी केयरफुल, बेबी स्टेप्स। सो फाइनली -3 में हम लोगों ने अभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं किया है, चल रहा है। तो लबूचे में हम लोग रुके रात को और उसके बाद डे 8 जो कि फाइनल डे है, लबूचे से हम लोग जाते हैं गोरखशेप। गोरखशेप में हम लोग टी हाउस में अपना सामान रख देते हैं, जो कि करीब 3 या 4 घंटे की हाइक है। और फिर गोरखशेप से हम लोग EBC के लिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। तो आज है डे 8। डे 8 मतलब हमारे सबमिट का दिन। हम पहले जाएंगे यहाँ से गोरखशेप और गोरखशेप में अपना सामान रख कर उसके बाद वहाँ से हम लोग EBC के लिए जाएंगे। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसी दिन के लिए हम लोग इतनी मुश्किलों से चल के ऊपर आए हैं। एंड लकीली थैंक्स टू गॉड हमारी टीम में जो भी 8 लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, टच वुड। चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जितना मुश्किल 8 दिन में ऊपर आके EBC देखना है, अब 9वें दिन से उतना ही मुश्किल होगा 4 दिन में वो सब कवर करना। कल एक्चुअली हम लोग काला पत्थर भी जाएंगे, तो वो एक अलग हाइक है, तो उसके बाद हम लोग नीचे आना शुरू होंगे। हाँ, लेट्स गो। तो ये हम पहुंच गए हैं गोरखशेप।
फाइनली गोरखशेप से हम निकल चुके हैं एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, थोड़ी थकान है, एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता। फाइनली ये जो आप देख रहे हैं ये है माउंट एवरेस्ट पीक। इसके आगे इतने सारे पहाड़ हैं तो वो पूरा दिखता नहीं है। सो ये पूरा बेस कैंप है। फाइनली मैं बेस कैंप पहुंच गया। 8 दिन से चढ़ चढ़ के ऐसा लग रहा था किसी कोई मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लिए। रोज़ सुबह उठो 6 बजे, रेडी होकर एकदम 6:30 बजे तक आप वॉक पे निकल जाओ और पहाड़ चढ़ने निकल जाओ। और फाइनली यहाँ पहुँच के इतना सुकून मिल रहा है, इतना सुकून मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन। थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए। और थैंक्स टू माय टीम लीडर संतोष, थैंक्स टू नेपाल हाइकिंग टीम, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे कहने पे अपना प्लान बनाया यहाँ पर आने का। वो एक बहुत मेंटली आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपके साथ कोई होता है तो। गुनगुन, वंदना, थैंक यू सो मच। संदीप जो वंदना का बहुत क्लोज फ्रेंड है, एंड ही केम फ्रॉम दुबई। हमारा जो टीम लीडर है संतोष, ऑफ कोर्स। इन सब की मेहनत और इन सब के कारण, मोटिवेशन के कारण, और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। एवरेस्ट मेरे पीछे है, मैं खुद अपनी आँखों से माउंट एवरेस्ट को देख पा रहा हूँ। मतलब इससे बेहतर फीलिंग यहाँ, इतना दिन जो चढ़े, इतना दिन जो आपने स्ट्रगल किया, वो सब यहाँ पर आके भूल जाता है इंसान। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये हमारे टीम लीडर हैं संतोष, बिना इनकी गाइडेंस के कुछ नहीं हो सकता था। और ये जीवन, और ये हमारे शेरपा संदीप। थैंक यू सो मच गाइस। It's a freezing lake. Now it's time to go back from the base camp. माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कितने लोगों का ड्रीम होता है वहाँ तक पहुँचना, और बहुत कम लोग पहुँचते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। किसी भी वजह से कई लोग नहीं जा पाते। और मेरा भी ड्रीम था कि मैं EBC एक बार लाइफ में ज़रूर जाऊं, और ये पूरा हुआ। एंड आई एम सो हैप्पी, आई कांट इवन टेल यू। तो EBC सबमिट करने के बाद हम वापस से गोरखशेप आएंगे और गोरखशेप रात को रुकेंगे। फाइनली गोरखशेप पहुंच गए हैं EBC से, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अब तो ऐसा हो रखा है कि बस कमरा मिल जाए, और वो भी कोई हीटर वीटर थोड़ी देर के लिए चला दे, क्योंकि कमरे बहुत ठंडे होंगे और यहाँ पे सब कुछ चार्जेबल है। तो शाम को आप गोरखशेप पहुँचते हैं, आप रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट डे वो आपके पास ऑप्शन है, जो भी आपके टीम लीडर ने जो रूट बनाया है, आई मीन कि आप लोग नेक्स्ट डे काला पत्थर जाएंगे नहीं जाएंगे, वो आपके ऊपर है। तो हम लोग काला पत्थर गए थे नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा डे 9
तो आज हम जा रहे हैं काला पत्थर और कहते हैं कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है और उसके बाद हम लोग वापस जाना शुरू करेंगे। तो जो हमारी 8 दिन की जर्नी है वो हमको 3 दिन में कवर करनी है। आपको माउंट एवरेस्ट जब आप ईबीसी के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते से दिखता है, ईबीसी पहुंचने के बाद आपको माउंट एवरेस्ट नहीं दिखता। और काला पत्थर एक ऐसी जगह है जहां से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है और लोग वहां पर एक्चुअली व्यू देखने ही जाते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सनराइज हो रहा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज माउंट एवरेस्ट। तो हम गोरक्षेप वापस आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर जिन लोगों ने प्री बुक किया था वो लोग अब हेलीकॉप्टर लेके गोरक्षेप से डायरेक्टली वापस जा रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, बट हम लोग पैदल चल के नीचे तक वापस जाएंगे, लुकला तक। तो ये कुछ नए रास्ते से हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वापसी में कहीं और स्टे करने वाले हैं। तो फाइनली हम पूरा थक के टूट के पैंगबूचे पहुंचने वाले हैं। हम अपना लॉज ही ढूंढ रहे हैं, इतना नीचे है, पैर जवाब दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। तो पूरा टैन हो गया हूँ और मैं तो बीमार लग रहा हूँ भाई, इतना टाइम हो गया हूँ। तो मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी है। खाना देखते ही ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं। A fantastic trek down, and may your legs always be as fresh as ever. It's May Sandeep's you birthday have today. the lungs to climb on many more base camps. Yeah, happy birthday Sandeep. Thanks guys. तो ये 8 दिन में जो आपने ट्रैक कवर किया है, आपको वापस 3 दिन में नीचे वापस आना है। और जितना कि टफ ऊपर जाना था उससे ज़्यादा टफ नीचे आना है, क्योंकि आप एक तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते हैं रोज़ के रोज़ और ऊपर से आप ज़्यादा चलते हैं। वहाँ पर आप 7 से 8 घंटा या कई बार 10 घंटे का ट्रैक कर रहे थे, बट यहाँ पर आप 11-11, 12-12 घंटे का ट्रैक करते हैं। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जब मैं नीचे आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कई जगह पर जब अपने को नीचे आना होता है तो मुझे वो टफ लग रहा था, और कहीं पर अगर हाइक पे जाना था, ऊपर चढ़ना था, तो मेरे लिए वो इजी हो गया था। तो आपकी बॉडी भी हैबिचुअल हो जाती है उस चीज़ पे। तो अभी सुबह पांगबूचे पे नाश्ता करके अब हम निकल गए नामचे बाज़ार की तरफ को, और 7 घंटे लगेंगे नामचे बाज़ार पहुंचने में। बहुत हालत ख़राब है, लेकिन अभी तो मेन चीज़ यही है कि हमें कैसे भी करके काठमांडू पहुंचना है। तो अभी हम वापस पहुंच गए टैंग बोचे। बस यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट क्या, पानी वानी पियेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। आपको याद होगा हम लोग इस होटल में रुके थे, इस टी हाउस में रुके थे एक्चुअली, और ये मॉनेस्ट्री। चलिए नामचे बाज़ार पहुंच गए हैं और ये है हमारा रूम, जो कि बहुत बेटर है। और अब सिर्फ 1 दिन बचा है। कल सुबह हम लोग नामचे बाज़ार से निकलेंगे लुकला के लिए, लेकिन अभी रास्ते में 1-2 लोगों ने बताया, शेरपा ने और बाकी 1-2 लोगों से पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि लुकला की फ़्लाइट्स अभी नहीं चल रही हैं। कल भी नहीं चली थी और आज भी नहीं चली, क्योंकि वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत क्लाउडी है। हमने अपने जो ग्रुप लीडर है उनसे बात की है, तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सुबह से नामचे बाज़ार में हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया और अब हम निकलने वाले हैं वापस द फाइनल वॉक के लिए, हेडिंग अप टू लुकला डायरेक्टली। सो जब हम जा रहे थे नामचे, तो ये एक टॉयलेट पड़ा था बीच में, बहुत ही हिस्टोरिकल टॉयलेट है,
क्योंकि इसमें एक लिखा है पे और एक लिखा है फ्री। तो ये जो फ्री वाला है ना, इसके अंदर आप घुस नहीं सकते, हालत ये है। तो अभी वापस आते हुए हमने सोचा कि इस हिस्टोरिकल टॉयलेट का वीडियो ज़रूर लिया जाए, क्योंकि आप अंदर जा नहीं सकते, इतनी हालत ख़राब है इसमें। एंड वी हैव अ पिट स्टॉप हेयर। बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे दोनों पाँव की छोटी उंगलियों में शू बाइट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ बॉयल्स हुए हैं और काफ़ी बड़ा सा है वो। तो उसको मैं फोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर फोड़ दिया तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊँगा। और अभी हम फकदिन पहुँचने वाले हैं आधे घंटे में, और उसके बाद 3.5 से 4 घंटे का हाइक है लुकला के लिए। हम लोग लंच करेंगे फकदिन में। तो आई जस्ट हैव टू पुश माई सेल्फ थोड़ा बहुत। और दूसरी चीज़, क्लाइंब करते हुए इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा जितना नीचे उतरते हुए हो रहा है। तो अभी हम फकदिन पहुंच गए हैं। ये सेम टी हाउस है जहां पर हम लुकला से आने के बाद रुके थे। तो अब हम लंच के लिए यहीं पर रुकेंगे। तो ये हम अभी पहुंच गए हैं लुकला वापस। ये लुकला मार्केट है और यहाँ से एयरपोर्ट थोड़ा ही पास है, लेकिन यहाँ का वेदर देख के तो और टेंशन हो रही है, क्योंकि 2 दिन से फ़्लाइट नहीं उड़ी है। सो हम अपने टी हाउस में आ चुके हैं। मौसम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कल फ़्लाइट उड़ेगी लुकला से। सो ये हमारा रूम है लुकला में। नाइस, वेरी नाइस रूम्स। बहुत ही अच्छा टी हाउस है। इस वक्त वेदर की कंडीशन ये है, पूरा ओस है, पूरा ओस है। कहीं पर भी मतलब फ़्लाइट कैसे आएगी और कैसे उड़ेगी। ये इधर हेलीकॉप्टर का है, यहाँ भी कोई हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिख नहीं रहा। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमें बोला गया था कि 5:30 बजे नाश्ता करके हम लोग सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि क्या कंडीशन है, फ़्लाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर बोला है कि फिर एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो आई एम श्योर कि फ़्लाइट होगी, इसीलिए बोला गया है। तो बस रेडी हो गए हैं, अब नाश्ता करने जाएंगे ऊपर और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। सो फाइनली हम लोग रेडी हैं लुकला एयरपोर्ट जाने के लिए। और क्योंकि अब पोर्टर्स नहीं है तो हमें अपना सामान ये भी खुद ही उठा के लेके जाना पड़ेगा। बस हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फटाफट से हमारी फ़्लाइट होगी। तो एक चीज़ मैंने लुकला एयरपोर्ट में देखी कि 3 दिन से एयरपोर्ट बंद था, कोई काम नहीं हो रहा था क्योंकि वेदर कंडीशंस की वजह से फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही थी। तो लकीली आज वेदर थोड़ा सा अच्छा हुआ है और सुबह से एवरी 5-7 मिनट्स में एक फ़्लाइट आ रही है, एक फ़्लाइट जा रही है, एक फ़्लाइट आ रही है, एक फ़्लाइट जा रही है। Finally, we are about to enter our flight. All ready? Ready. Thank you so much. सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं रामेचाप और रामेचाप से हम लोग टैक्सी में जाएंगे काठमांडू तक। और ये देखिए, ये पूरी सड़क टूट गई है। हमारी गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई है, ख़राब हो गई है, तो इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं थोड़ा। और रामेचाप से काठमांडू तक का रास्ता करीब 9-10 घंटे का है। वैसे तो 5 से 6 घंटे का होता है, पर क्योंकि कुछ अभी जो फ्लड्स आए थे उसमें ब्रिज टूट गया था, तो इसीलिए अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत खास ध्यान रखना है। एक तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया AMS, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसके जो अक्सर मेरे ख्याल से 95-97% लोगों में होता है।
कोई ना कोई सिम्टम या किसी ना किसी तरीके से आपकी तबीयत हल्की हल्की सी ख़राब होती है, बट उसका ध्यान आपको रखना है। एक तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप 3 से 4 लीटर पानी रोज़ के रोज़ पीजिए। आप ठंड में प्यास नहीं लगेगी, लेकिन आप इतना चलते हो तो आपकी बॉडी वो मांगती है, और वो बहुत ज़रूरी भी है, और उससे आपकी ब्रीदिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। दूसरा, अगर आप डायमॉक्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कीजिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप बिना डायमॉक्स के जा सकते हैं तो दैट इज़ योर विल, बट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना भी मैंने वहाँ पर सुना, सब लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, और मैंने भी किया था, बट जो साइड इफ़ेक्ट था वो मुझे नहीं पता किस वजह से था, लेकिन था। उसके बाद आपकी लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ड्राई फिट टी शर्ट्स रखिए, उसके साथ साथ आप जैकेट भी रखिए, क्योंकि बहुत विंडी है तो आपको लेयरिंग कवर करना पड़ेगा। ये चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। सन ग्लासेस से आपकी आंखें का आपको कवर करनी पड़ेगी। कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सन कैप और एक वूलन कैप जो आप पहन कर जा सकते हैं। उसके बाद आप ड्राई फिट ट्रैक्स रखिए और एक वूलन ट्रैक रखिए, क्योंकि लुकला की फ़्लाइट में ज़्यादा लगेज भी आप नहीं ले जा सकते, तो आप बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें आप लेकर जाइए जो आपको लगता है कि एकदम ज़रूरी है। तो आई थिंक ड्राई फिट टी शर्ट्स, सॉक्स, आपके कैंपिंग गियर्स जितने भी हैं, ट्रैक पोल्स, हैंड ग्लव्स। आप एक पतले हैंड ग्लव्स भी रखिए इनर के लिए, और उसके ऊपर एक और हैंड ग्लव्स, क्योंकि जब आप फाइनल ट्रैक करने जाते हैं तो, और सुबह सुबह जब आप स्टार्ट करते हैं ट्रैक, तो हाथ एकदम सुन्न हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ जम गए, मूवमेंट नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है। नेक स्कार्फ, आपके ट्रैकिंग शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एकदम नए ट्रैकिंग शूज़ लेकर मत चले जाइए पहाड़ चढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पाँव में बहुत छाले हो जाते हैं। मेरे, जबकि मैं उन जूतों से एक ट्रैक ऑलरेडी कर चुका था, उसके बाद भी मेरे पाँव उसमें छाले आ गए थे, और मैं कैसे किया है मुझे पता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जूता आपको काटना नहीं चाहिए, तो बहुत कंफर्टेबल शूज़ हों, ट्रैकिंग शूज़ हों। आप जब ट्रैकिंग करने वाले हैं तो आप 1-2 घंटा रोज़ पहन के थोड़ा बहुत वॉक कीजिए उससे, ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पर। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी की ज़रूर सुनिए और अपने पेस के हिसाब से चलिए। वो मेरे से आगे चला गया या वो मत कीजिए, वो जाने दीजिए। जो आगे चला गया वो आगे चला गया, जो पीछे है वो पीछे। आप अपनी बॉडी के हिसाब से बहुत स्लो चलते रहिए। आप जितना स्लो चलेंगे उतना आप आसानी से पहुंचेंगे। सो फाइनली गाड़ी ठंडी हो गई है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। ये इसी के लिए रुका था ये। तो फाइनली अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और बस अब गेट खुलने का वेट कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी फ़्लाइट बैक टू मुंबई। ये एक इकलौती चाय कॉफ़ी की शॉप है, कन्फेक्शनरी चाय कॉफ़ी। तो चलिए अब बात करते हैं एक बार कॉस्टिंग की। तो आप अगर इंडिया से जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक वो टिकट का खर्चा है काठमांडू तक का। उसके बाद काठमांडू से अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, जो लोग EBC के ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन लोगों की फ़ीस वेरी करती है अगर आप इंडियन हैं और या तो अगर आप फॉरेनर्स हैं। परमिट्स वगैरह वही लेते हैं सारे कुछ, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है अगर आप किसी ट्रैकिंग एजेंसी के थ्रू जाएं, क्योंकि मैं गया था नेपाल हाइकिंग टीम की तरफ से और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। और EBC बहुत ही सस्ता ट्रैक नहीं है। टोटल कॉस्ट जो आती है डिपेंड करता है, कई लोग 85,000 लेते हैं, कई लोग 95, कई लोग 1,05,000 10,000 लेते हैं पूरे ट्रैक का, जिसमें आपका एकोमोडेशन इंक्लूड होता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूड होता है, और जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, और जो फ़्लाइट्स हैं लुकला तक की वो इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा वो आप बाकी जैसा आप नेगोशिएट कर सकते हैं ट्रैवल एजेंसी के साथ, आप वैसा नेगोशिएट करके अपना उनको फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़, जब आप ट्रैक शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप या तो फ़िल्टर लेके जा सकते हैं, फ़िल्टर बॉटल्स आती हैं, आप वो लेकर जा सकते हैं। आप अपने पास अपनी बॉटल 1-1.5 लीटर वाली ज़रूर रखिएगा, प्लास्टिक बॉटल्स नहीं, जो स्टील की बॉटल्स आती हैं, और इतने बड़े बड़े जो
बैग्स टाइप बॉटल्स होती हैं जिसमें स्ट्रॉ लगा होता है और वो डायरेक्टली वो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद बैक्टीरिया मारने वाली जो गोलियां होती हैं, जो वाटर फिल्टर टैबलेट्स होती हैं, आप वहीं से किसी भी टैप से पानी भर के वो डाल के आप वो भी पी सकते हैं। उसमें आपका पैसा बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाएगा अगर आप वो यूज़ करते हैं तो, क्योंकि ऊपर जाते हुए आपको 3 लीटर 4 लीटर रोज़ पीना है। और एक पानी का बॉटल 300 का भी है नेपाली रुपीस, 500 का भी है, डिपेंड करता है, वेरी करता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं। और खाने का पैसा ऑफ कोर्स आपके उसमें इंक्लूड होता है, एक्स्ट्रा आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। तो इसीलिए आप लोकल करेंसी काठमांडू से ले लें जब आप ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर नामचे बाज़ार के बाद कहीं पर भी वो एक्सचेंज नहीं है, नामचे बाज़ार में है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20,000 नेपाली रुपीस लेकर जा सकते हैं, आपके कॉस्ट के लिए बच जाएगा तो आपका ही है। अगर आपको वाईफाई चाहिए तो आपको वो भी ख़रीदना होगा, हॉटस्टार चाहिए वो भी ख़रीदना होगा, आपको जो प्लग पॉइंट पावर बैंक चार्ज करने के लिए चाहिए वो भी ख़रीदना होगा आपको। और पावर बैंक्स आप एक सोलर पावर बैंक ले सकते हैं, वो बहुत आपके यूज़ आएगा, क्योंकि जब आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप पीछे लटका सकते हैं, धूप से वो चार्ज आपका मोबाइल होता रहेगा। और जो ज़रूरी है आपका ट्रैक बैग। मैंने जो बैग यूज़ किया था, मैंने नॉर्मल बैग अपना लेकर गया था पीछे, और वो इतना कंफर्टेबल नहीं था मुझे। सो आई रियलाइज जो प्रॉपर ट्रैक बैग्स आते हैं 35 लीटर्स के या 40 लीटर्स के, डिपेंड करता है, वो सबसे बेस्ट है, ताकि वो आपके शोल्डर से भी लॉक हो जाए, आपके चेस्ट से भी लॉक हो जाए और आपकी कमर से भी लॉक हो जाए। आप अपने मेडिसिन्स का एक किट बना लीजिए, जो आपको लगता है कि शायद ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो एक मेडिसिन का किट बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक सामान लीजिएगा, जो आपके टॉयलेटरीज़ हैं, और आपको टाल की ज़रूरत होगी, जो ड्राई फिट टाल आता है आप वो लीजिए। विंड शीटर ज़रूरी है। और उसके बाद वूलन सॉक्स, वूलन सॉक्स के आप 2-3 पेयर वूलन सॉक्स ले सकते हैं, और कॉटन सॉक्स आप 3-4 पेयर कॉटन सॉक्स ले सकते हैं। वूलन सॉक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वूलन सॉक्स में जब आप इतना ट्रैक कर रहे हैं तो वो पाँव और जूते के बीच में वूलन सॉक्स उतना जल्दी आपके पाँव को हर्ट नहीं करेगा। अगर आप नॉर्मल पतला कॉटन सॉक्स पहनेंगे तो वो रगड़ से आपकी उंगलियां कटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके आप वूलन सॉक्स से अपना ट्रैक कीजिए। और कपड़े धोने की कोई भी ऊपर जगह नहीं है। जहाँ पर आप एक दिन एक्लिमेटाइजेशन के लिए रुकते हैं, वहाँ अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको धूप मिल गई, तो आप जिस दिन पहुँचे उस दिन धो के धूप में डाल दीजिए, तो नेक्स्ट डे तक अगर सूख जाए तो आपकी किस्मत। तो एक बैग जो आप कपड़े यूज़ हो रहे हैं उसको डालने के लिए लेकर जाइए। बफर डे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप काठमांडू पहुँचे और आप नेक्स्ट डे लुकला के लिए चले गए, और वहाँ से आते हुए भी आपको कोई इश्यू नहीं हुआ। क्योंकि जब हम वहाँ से वापस आए थे तब भी वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब थी, और हमारे आने से 2 दिन पहले तक वहाँ से फ़्लाइट लुकला से नहीं उड़ी थी। और लकीली हमारा गुड लक था कि जिस दिन हम पहुँचे हैं ख़राब वेदर था, नेक्स्ट डे अचानक वेदर पूरा खुल गया और फ़्लाइट स्टार्ट हो गई, और हम लोग नेक्स्ट डे रामेचाप आए, और रामेचाप से हमें 11 घंटे लगे काठमांडू पहुंचने में, क्योंकि वो ब्रिज जो टूटा था उस वजह से जो नॉर्मल रूट है रामेचाप का वो बंद था, तो हमें दूसरे रूट से आना पड़ा। और सड़क इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो एक अलग ही स्ट्रगल है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका EBC का ट्रैक का स्ट्रगल काठमांडू से काठमांडू तक का है, लुकला से नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप लुकला कब फ्लाई करेंगे और आप लुकला से कब काठमांडू वापस आएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी होंगी, आपको अपना कोर बढ़ाना होगा, आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा, अगर आपको EBC का ट्रैक करना है तो। सो ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई एम श्योर आपको ये एवरेस्ट बेस कैंप का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।